वो लोग वहां पर सिर्फ और सिर्फ मछलियां पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र वहां पर पानी में बह रहे एक भारी से संदूक के ऊपर जाती है तो उनके अंदर भी लालच जाग जाता है कि इसके अंदर तो काफी सारा सोना चांदी भी हो सकता है। जिसके चलते एक मछुआरा पानी में कूद जाता है, जैसे तैसे कर संदूक को अपने साथ घिसटाते हुए वहां पर किनारे पर लेकर आता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस संदूक को खोला काफी ज्यादा मशक्कत करके, क्योंकि इसके बाहर एक काफी बड़ा ताला लगा हुआ था, तो उन्होंने जैसे ही अंदर की तरफ देखा तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस संदूक के अंदर कोई सोना या फिर चांदी नहीं थी, जबकि इसके अंदर तो एक इंसान को काफी ज्यादा बेरहमी से मार लेने के बाद उसके टुकड़ों को एक के बाद एक जचा कर रखा गया था। जिसे देखकर वो मछुआरे हद से ज्यादा घबरा जाते हैं और बहुत जल्द इस संदूक से दूर हो जाते हैं। उनमें से कुछ एक लोग इस टाइम इतने ज्यादा घबरा चुके थे कि वहां पर पास में जो भी पुलिस स्टेशन था सीधे के सीधे वहां पर जाकर पुलिस वालों को बताना शुरू कर देते हैं। और पुलिस वाले भी उसकी बातों को सुनकर इतना ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि अब वो करे तो क्या करें, क्योंकि उस टाइम इस तरीके की घटना उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुने थी। तो सारे ही पुलिस ऑफिसर जल्द से जल्द भागकर उस संदूक के पास आते हैं, और जब उन्होंने पहली बार उस संदूक को ऐसी हालत में देखा तो यकीन मानिए उनकी भी रूह कांप जाती है। और पुलिस ने भी इस केस को काफी ज्यादा सीरियसली लिया, और एक टाइम ऐसा भी आया जब इसके कातिल के बारे में पुलिस वालों को पता चल जाता है, और पुलिस को इसके साथ साथ ये बात पता चली कि उस आदमी की ये कोई पहली महिला नहीं थी जिसने कि उसे अपना शिकार बनाया था। इसके अलावा उसने तो एक कतार में काफी सारे लोगों को अपना शिकार बना लिया था, और ये तो एक सीरियल किलर था। बाद में जब इसके केस को देखा जाता है तो थाईलैंड का वो एकमात्र ऐसा सीरियल किलर था जिसे कि 10,000 लोगों के बीच सजाए मौत सुनाई गई थी, और कुछ एक जल्लादों ने लगभग 10 से 15,000 लोगों के बीच उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया था। दरअसल इस पूरी ही घटना की शुरुआत हुई थाईलैंड के बैंकॉक में, और टाइम था 1890 का, जब एक घर में बोनपेंग का जन्म होता है। इसके माता पिता अपने बेटे से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, और वो लोग काफी अच्छे से इसका पालन पोषण भी कर रहे थे। लेकिन बीच बीच में बोन के पिता वापस चाइना चले जाया करते थे, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले थे। दरअसल किसी न किसी काम धंधे के चलते वो यहाँ पर थाईलैंड में आ पहुंचे थे। यहीं पर उनकी मुलाकात पहली बार बोंग की माँ से हुई थी। धीरे धीरे कर इन दोनों में प्यार बढ़ने लग जाता है। उसके बाद उन्होंने शादी कर ली, और अब तो बोंग उनकी जिंदगी में आ ही चुका था। ये दोनों ही कपल मिलकर अपने बच्चे का काफी अच्छे से पालन पोषण करते हैं, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये मामला ऐसे नहीं चल पाया, क्योंकि एक हादसे में इसके दोनों ही माता पिता अपनी जान गंवा देते हैं। और उसके बाद तो बोंग पेंग अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि बेचारा अभी सिर्फ और सिर्फ 5 साल का था। और इसी टाइम इनके पड़ोस में रहने वाले एक बूढ़े दंपत्ति को ये चीज जैसे ही पता चलती है कि इस 5 साल के बच्चे ने अपने माता पिता दोनों को ही खो दिया है, अब इसे संभालने वाला कोई भी नहीं, जिसके चलते उन्होंने उसे गोद ले लिया। सुकुरपियान नाम के उस कपल ने यही बात सोची कि आज से ये इनका पोता है और इनकी जिंदगी में इसके अलावा कोई और है भी नहीं, तो वो अब आगे से इसका पालन पोषण अपने पोते की तरह करने वाले हैं। वो लोग उसका ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ते। जिस भी चीज की उसे जरूरत पड़ती वो लोग जल्द से जल्द उसे उपलब्ध करवाने की कोशिश किया करते थे। और यही कारण था कि शायद प्योंग काफी ज्यादा आलसी हो जाता है। वो अपने घर से भी निकलने में काफी ज्यादा हिचक खाया करता था। जब भी उसके दादा दादी जिन्होंने कि उसे गोद लिया था, अब वो लोग बुढ़ापे में काफी ज्यादा मेहनत कर लेने के बाद इसे पाल रहे थे, उसे कुछ भी काम बताते तो वो मना कर देता कि अभी तो वो नहीं आ सकता, बाद में आकर वो उनकी मदद कर देगा। और दूसरी तरफ ये बूढ़े दंपत्ति अपने पोते से काफी ज्यादा प्यार किया करते थे, जिसके चलते वो लोग उसी की खुशामद करनी शुरू कर देते कि हमारा पोता तो इस टाइम काफी ज्यादा थक चुका है, वो क्या खाएगा, और इसी तरीके से उसकी खुशामद करना शुरू कर देते। उन पोंग तो यही बात कहने लगता कि आज वो काफी ज्यादा घूमने फिरने के लिए गया हुआ था, इस जगह को उसने विजिट किया, और उसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है। और टोटली बात अगर देखी जाए तो इस बूढ़े दंपत्ति के प्यार ने इसे पूरे तरीके से बिगाड़ दिया था। लेकिन उन पोंग के साथ जो सबसे अच्छी बात थी वो ये कि ये किसी भी व्यक्ति को काफी अच्छे से मैनिपुलेट कर लिया करता था। अपने बातों को वो उसके सामने कुछ ऐसे रखा करता था कि सामने वाला बंदा कभी इसे मना कर ही नहीं पाता। और धीरे धीरे कर जो इसका ये आलसीपना था ये लगातार आगे से आगे बढ़ता जा रहा था। और अब तो उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि वो किस तरीके से वहां पर आसपास में काम धंधा कर सकता है, जिसके चलते उसे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसके पास भर भर कर पैसा आए। और इसी टाइम उसने अपने गांव में काफी सारे ऐसे झाड़ फूक वाले लोगों को देखा जो कि सिर्फ और सिर्फ नीम की हुई या फिर और पेड़ पौधों की कुछ एक टहनियों को वहां पर जितने
भी परेशान लोग आया करते थे उनके ऊपर मारना शुरू कर देते। वो लोग उनकी झाड़ फूक किया करते थे और उसके बाद वो लोग ठीक हो जाते। तो अब वोंग के दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि क्यों न वो भी एक तांत्रिक बन जाए और इसी तरीके की अब प्रक्रिया को वो आजमाना शुरू भी कर देता है। और तांत्रिक प्रक्रिया से रिलेटेड जितना भी उसे ज्ञान मिलता, जितनी भी कॉपी किताबें मिलती, वो उन सभी को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाया करता था। वो घर पर अलग अलग तरीके से उसे ट्राई करने की कोशिश करता और इस टाइम उसके दादा दादी तो उसके लिए मेहनत करने के लिए बाहर खेतों में गए हुए हुआ करते थे। तो वो पीछे से अकेला घर पर इसी चीज की प्रैक्टिस किया करता था। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसे ये बात पता चलती है कि हमारे ही गांव में जो ये वाला मंदिर है उसके पीछे एक तांत्रिक रहता है। तो वो सीधा का सीधा तांत्रिक के पास जा पहुंचा, उसे अपनी पूरी की पूरी बातें बताने लगता है और उस तांत्रिक को भी अपनी अच्छी अच्छी बातों से वो मैनिपुलेट कर लेता है, जिसके चलते वो तांत्रिक यही बात कहता है कि बेटा चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम अगर एक तांत्रिक बनना चाहते हो मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। जो जो भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें सिखाने के लिए भी तैयार हूँ। वुनपेंग को तो अब एक गुरु मिल चुका था और दूसरी तरफ वो इसी चीज की वेट किया करता था कि उसके दादा दादी कब खेत में जाते हैं। जैसे ही वो खेत में जाते तो वो पीछे से उसी गुरु के पास जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता। अगले काफी दिनों तक वो उस गुरु के साथ काफी सारी चीजें सीखता है और उसके बाद तो उसने अपने गांव के लोगों से ही ये बात बोलनी शुरू कर दी कि अगर किसी को कोई भी परेशानी हो तो वो उसके पास आ सकता है। उसके पास काफी सारी शक्तियां हैं, वो उन्हें कुछ एक ऐसे ताबीज बना कर देगा जिससे उसके सारे दुख खत्म हो जाएंगे। और दूसरी तरफ किसी का दिल टूटा हुआ है, कोई किसी से प्यार करता है तो ये स्पेशली तौर पर इसका एक्सपर्ट बन चुका है। वो बस उसके पास आए वो उसकी समस्या का निवारण कर देगा। उसके पास कुछ एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके बाद अगर वो अपने प्रेमी को पिला देते हैं तो वो उसके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो जाएगा। ये बातें सुनकर जैसे ही उसके गांव के लोग उसके घरों पर पहुंचने लगते हैं तो जैसे ही उनके दादा दादी को ये बात पता चली कि अब तो हर रोज गांव का कोई ना कोई व्यक्ति हमारे पोते से मिलने के लिए आता रहता है, तो उन्होंने गांव वालों से भी पूछा और अपने पोते से भी पूछा। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि ये तो काली विद्या के चक्कर में पड़ चुका है, आगे चलकर ये इनके लिए एक खतरा बन सकता है, इनके गांव के लिए खतरा बन सकता है, तो उन्होंने उसे समझाना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वुन इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो तो एक तांत्रिक बनने में काफी ज्यादा आगे निकल चुका है और अब वो वापस नहीं लौट सकता, जिसके चलते अपने दिल पर पत्थर रखकर उसके दादा दादी ने यही बात कही कि अगर वो इन सारी ही चीजों को नहीं छोड़ता है तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इस टाइम वोन ब्लैक मैजिक से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार था। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो बिना ही कुछ बोले अपना घर छोड़ देता है। इसके दादा दादी इसे चारों ही तरफ ढूंढते हैं लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाता और उसके बाद एक दूसरे गांव में जाकर वो अपने आगे की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसके साथ साथ उसने गांव वालों को ये बात भी बोलनी शुरू कर दी कि अगर उनकी जिंदगी में कोई भी दुख है, तकलीफ है तो वो इसके पास आ सकते हैं, वो इनके सारे के सारे दुखों का निवारण कर देगा। और दूसरी तौर पर ये एक स्पेशलिस्ट है, कोई अगर अपना प्यार वापस चाहता है तो वो भी इसके पास आ सकता है। इसके पास कुछ एक ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि सामने वाले के प्रति उसके लिए पूरा प्यार जगा देंगी, जिसके चलते काफी सारी महिलाएं अब उसके पास आना शुरू कर देती है। और इसी टाइम वो एक मंदिर में भी चला जाता है, वहां पर जाकर बताने लगता है कि वो इस टाइम एक बुद्धिस्ट मोंक बन चुका है, तो वो यहाँ पर मोंक मंदिर में रहना चाहता है। शुरुआती टाइम में तो मंदिर के पुजारियों को जब ये बात पता चलती है कि ये बंदा गांव वालों को कुछ ऐसे ऐसी दवाइयां देने की बात कर रहा है तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। लेकिन वून तो अपनी बातों में हर किसी को उलझा लिया करता था, जिसके चलते उसने पुजारी को अपनी पूरी ही बातें डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उसने यही बात कही कि उसके पास काफी सारी शक्तियां हैं और वो यहाँ पर गांव में रहने वाले काफी सारे मजबूर लोगों की मदद कर सकता है। और आखिर में वो पुजारी भी मान जाता है। अब तो काफी सारे लोग उसके पास दवाइयां लेने के लिए, ताबीज लेने के लिए अक्सर वहां पर आते रहा करते थे और वो इतना ज्यादा मैनिपुलेट उस पुजारी को कर चुका था कि मंदिर में रहने वाला कोई भी मोंक पैसे नहीं ले सकता था। लेकिन दूसरे तरफ वून काफी सारे इस टाइम पैसे कमा रहा था। जितने भी लोग उसके पास आते वो किसी न किसी तरीके का उन्हें ताबीज बना कर दे देता या फिर पीने की दवाई ही वो उन्हें दे दिया करता था, जिसे कि लेकर लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते और उसके बाद वापस अपने घरों पर चले जाते। ये सारा का सारा मामला लगातार आगे से आगे बढ़ता जाता है। इसी टाइम काफी सारी अमीर महिलाएं इस टाइम वो उनसे मिलने के लिए आया करती थी और उनका यही कहना था कि इस टाइम उनके पति उनसे ज्यादा प्यार नहीं करते हैं, तो उसकी जो वो स्पेशल रेसिपी वाली दवाई थी वो उन्हें देनी शुरू कर देता। और उसके बाद
बाद काफी सारी महिलाओं का ये दावा था कि उनका पति सच में ही इस टाइम उनसे प्यार करने लगा है। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इसी तरीके से आगे आगे इसकी ये सारी बातें सुन लेने के बाद इस टाइम काफी सारी महिलाएं इसके पास आने लगी थी और काफी सारी महिलाओं को तो वो ये बात कहा करता था कि तुम्हारा पति इस टाइम तुमसे काफी ज्यादा दूर हो चुका है, अब वो तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकता। ये बात सुनकर वो अमीर महिलाएं काफी ज्यादा परेशान हो जाती कि अब कोई ना कोई आप ही हल निकालिए। और उसके बाद वुन उन्हें ये बात कहता कि इसके लिए तो एक प्रक्रिया होगी, तांत्रिक क्रिया होगी, जिसके लिए तुम्हें रात को आना होगा। और वो महिलाएं अपने पति का प्यार पाने के लिए रात को भी उसके पास जा पहुंचा करती थी। लेकिन वुन के दिमाग में इस टाइम कुछ और ही चल रहा होता था। दिन में जितनी भी महिलाएं आती वो उनसे काफी सारे पैसे ऐंठ लिया करता था और रात को आने वाली महिलाओं का अब वो आबरू भी लूटनी शुरू कर चुका था। रात के टाइम वो उन्हें कुछ न कुछ ऐसी नशीली दवाई दे देता जिसके चलते वो अनकॉन्शियस हो जाया करते थे। और जैसे ही उन्होंने अपना होश खोया तो वुन अपनी सारी की सारी हवस उनके ऊपर उतारनी शुरू कर देता। इसी तरीके से काफी सारी महिलाएं तो इस चीज को लेकर बाद में खुश हो जाया करते थे कि कम से कम भले ही उसने कितना भी सेक्रीफाइस क्यों न किया हो, अब उसका पति उससे प्यार करने लगा है। लेकिन जैसे ही इस बारे में मंदिर के पुजारी को पता चलता है तो उन्होंने वुन को गुस्सा करना शुरू कर दिया और ये बात कही कि वो एक बुद्धिस्ट मोंक है, ये सारी चीजें तो उसके पास भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इस टाइम इन सभी चीजों का भोग कर रहा है, जिसके चलते वो उसे उस मंदिर से निकाल देते हैं। लेकिन वुन यहीं पर रुकने वाला नहीं था, जबकि इसके अलावा वो ये देखने लगता है कि इसके पास इस टाइम टैलेंट की तो कोई कमी है ही नहीं, वो किसी और जगह पर जाकर किस तरीके से ज्यादा लोगों को मूर्ख बना सकता है। और इसी टाइम वो बैंकॉक में आ जाता है। एक काफी बड़े मंदिर में आकर उसने वहां के पुजारी से यही बात बोलनी शुरू कर दी कि वो यहाँ पर उनके साथ रहना चाहता है। लेकिन जैसा कि कांड इस टाइम वो करके आया था उसके बारे में काफी सारे लोगों को पता था और उस पुजारी को भी पता चल चुका था। तो उस पुजारी ने इस बात से मना कर दिया कि वुन उनके साथ नहीं रह सकता। लेकिन वुन तो अपनी बातों में हर किसी को काफी अच्छे से उलझा लिया करता था, जिसके चलते उसने उस पुजारी को भी उलझा लिया और यही बात कही कि वो एक सच्चा मोंक है, अपनी गलतियों को वो सुधारना चाहता है। अगर बड़े पुजारी इसका साथ नहीं देंगे तो दुनिया में इसका साथ ही कौन देगा। और उसकी इन सभी बातों को सुनकर वो पुजारी पिघल जाता है और उसके बाद उसने उसे वहीं पर रख लिया। और उसके बाद तो दोबारा से उसके वही कारनामे शुरू हो जाते हैं। तो जितनी भी महिलाएं दिन में आया करते थे तो वो उन्हें तो अपना शिकार बनाया ही करता था, अब रात वाला सिस्टम इसने यहाँ पर भी शुरू कर दिया। रात को वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का शोषण करता, उनके पैसे छीनता, यहाँ तक सीमित नहीं रहा जबकि उसने यहाँ पर जुआ भी खेलना शुरू कर दिया। इन सारी ही चीजों के बारे में इस टाइम बड़े पुजारी को भी पता चल चुका था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर आने वाली अमीर महिलाओं ने उसे इन सारी ही चीजों से रोक दिया था कि इस बंदे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद तो बड़ा पुजारी भी कुछ भी नहीं कर पाया और ये सारा ही मामला लगभग अगले 8-9 सालों तक यूं ही चलता रहता है। इस टाइम वुन ने काफी सारे लोगों को अपना शिकार बनाया, काफी सारा पैसा ऐंठ लिया। लेकिन इसी बीच जब भी कोई उसके रास्ते में आने की कोशिश करता उसे ये बात लगने लगती कि ये बंदा इसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है या फिर इसे अगर वो रास्ते से निपटा देता है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सौदा साबित होगा, तो वो उनकी जान भी लेनी शुरू कर देता है। और इन्हीं कारणों में उसका सबसे पहला जो विक्टिम था वो था नाइलियंग नाम का एक व्यक्ति। जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि वो इस टाइम कुछ एक गहने खरीदना चाहता है तो वो उसके पास जा पहुंचता है। पहले भी ये काफी बार इसे गहने बेचकर जा चुका था, लेकिन वुन पिछले काफी दिनों से इस बात की तैयारी कर रहा था कि ये बंदा जब भी इसके पास आता है तो इसके पास काफी सारे गहने होते हैं। जितने भी पैसे इसने उन महिलाओं से धोखाधड़ी करके लिए होते हैं उनसे इनके पास थोड़े से गहने आ पाते हैं। तो क्यों नहीं एक दिन ऐसा आए जब ये इस रास्ते से हटा दे और इसके पास जितने भी गहने होंगे वो इसे चुरा ले। और इस टाइम इसके 2 चेले भी इसके काफी ज्यादा खास बन चुके थे। तो उस दिन जैसे ही वो गहने देने वाला इसके पास पहुंचता है, शाम का लगभग टाइम हो चुका था, वो उसे अपने साथ मंदिर के काफी ज्यादा अंदर लेकर जाता है और वहां पर जाने पर अपने दोनों ही चेलों की मदद से वो उसकी हत्या कर देता है। उसके पास जितने भी गहने थे वो उन सभी गहनों को उठाकर अपनी पोटली में रख लेता है और उसके बाद अपने चेलों से ये बात कहने लगता है कि ले जाकर इस लाश को ठिकाने लगा दो। दोनों के दोनों चेले काफी ज्यादा परेशान कि हम लोगों ने इसे मार तो दिया है लेकिन ठिकाने कैसे लगाएंगे। और इसी टाइम जो वो बंदा अपने साथ काफी बड़ा संदूक लेकर
आया था जिसमें उसके काफी सारे गहने थे। उसने उन सारे के सारे गहनों को बाहर निकाला, उस संदूक को एक साइड में रखा और इस टाइम रात के कारण काफी ज्यादा अंधेरा तो हो ही चुका था। उसने उसके छोटे छोटे पीस करना शुरू कर दिया। वो पूरे तरीके से सुबह तक इसके काफी सारे टुकड़े कर देता है। उन सारे के सारे टुकड़ों को उठाकर उस संदूक में डाल देता है और इसके साथ साथ काफी सारे पत्थर भी डाल देता है। बाहर एक काफी बड़ा ताला लगा देता है और उसके बाद अपने चेलों से ये बात कहने लगता है कि इस संदूक को तुम्हें ले जाकर किसी न किसी नदी में ठिकाने लगाना है। उसके दोनों ही चेले जैसे तैसे कर एक बग्गी का जुगाड़ करते हैं। उस बड़े से संदूक को बग्गी में रखकर वो लोग नदी किनारे जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर नदी में फेंक देते हैं। इस टाइम इन लोगों ने ये अंदाजा लगा रखा था कि हम लोगों ने एक बॉडी को डाल दिया है। वैसे भी इस संदूक के ऊपर लोहे की काफी सारी नक्काशी हो चुकी है, अंदर हम लोगों ने काफी सारे पत्थर डाल रखे हैं, तो ये संदूक यहीं पर डूब जाएगा। ये अंदाजा लगाकर वो लोग उसे नदी में फेंक कर वापस वहां से वापिस आ जाते हैं। उसके बाद तो लगातार टाइम बीतता जा रहा था, उन्हें ये खबर मिली ही नहीं कि किसी को इस तरीके का संदूक मिला होगा। और उसके बाद तो रून काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो और ज्यादा खुलकर इन सारे ही कारनामों को अंजाम देने लगता है। इसी टाइम प्रिक नाम की एक महिला उसके पास आया करती थी। उसका ये कहना था कि वो भले ही कितने भी पैसे ले ले, कोई भी अनुष्ठान करे, भले ही वो कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। दरअसल इस टाइम उसका पति उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है, एक दूसरी लड़की के चक्कर में इस टाइम वो फंसा हुआ है। पूरा का पूरा दिन वो उसी के साथ टाइम बिताता है, रात को काफी ज्यादा लेट आता है, शराब पीकर वो आता है, इससे तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। उनको वो लड़की काफी ज्यादा पसंद आ जाती है, जिसके चलते उसने यही बात कही कि तुम ऐसा करो, तुम रात को आओ। बिल्कुल इसी तरीके से अगले काफी दिनों तक वो उसका शोषण करता रहता है और उस लड़की को भी पता ही नहीं चल पाया कि वो तो अपने पति का प्यार पाने के लिए यहाँ पर आई थी। ये टाइम कब आ गया जब वो इस टाइम वरुण के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगी है। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके बाद तो वो कंफर्म थी कि इसके पति के साथ तो इसे रिलेशन बनाए हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। और दूसरी तरफ ये बुद्धिस्ट मोंक हर बार ही इसका शोषण करता रहता है। अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है तो ये बच्चा तो इसी का है, जिसके चलते वो वरुण को जाकर बिल्कुल साफ साफ बोल देती है कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और इस बच्चे का पिता कोई और नहीं जबकि वरुण ही है। लेकिन उसने इस बात से मना कर दिया। लेकिन जब वो लड़की लगातार यही बात बोलती जा रही थी कि इसकी तो जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी, तो आखिर में वो इस चीज के लिए हाँ भर लेता है। और उसका यही कहना था कि ठीक है, लेकिन तुम इस बारे में किसी को मत बताना, वो बहुत जल्द उसके साथ शादी कर लेगा। वो लड़की इस बात से खुश होकर वापस अपने घर पर चली जाती है। लेकिन उस लड़की के वहां से जाते ही वरुण ने अपने दोनों ही चेलों के साथ ये प्लान बनाना शुरू कर दिया कि वो इस लड़की को भी बीच रास्ते से हटाने वाले हैं। ये इसके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये तो टाटा नाम की एक और ही लड़की से प्यार करता है और वो उसी के साथ आगे अपना जिंदगी बिताना चाहता है। जिसके चलते उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू कर दिया और उन्होंने प्रीक को एक रात वहां पर अनुष्ठान के लिए बुलाया। जैसे ही प्रीक आती है तो उस टाइम अनुष्ठान की पूरी तैयारी कर ली गई थी। प्रीक को सामने बैठा दिया जाता है और उसके बाद वुन उठकर उसके पीछे जा पहुंचता है। वहां पर जाकर उसने सबसे पहले तो प्रीक के दोनों ही कंधों पर हाथ रखे, उसके बाद गले पर हाथ रखे और वहीं पर वो उसका गला दबा देता है। जैसे ही प्रीक ने अपनी जान गंवाई तो पहले से ही वुन ने एक बड़े से संदूक का जुगाड़ कर रखा था। उसे पता चल चुका था कि इस टाइप की जो संदूक होती है उसके अंदर एक बॉडी को ठिकाने लगाना काफी ज्यादा आसान होता है। जिसके चलते उसने दोबारा से उसकी कटिंग करनी शुरू कर दी। उस महिला को छोटे छोटे काफी सारे हिस्सों में काट दिया और जितने भी टुकड़े वो उसके आसानी से बना सकता था वो सारे टुकड़े बना लेने के बाद एक मच्छरदानी में वो उसे काफी अच्छे से पैक कर देता है और उसके बाद दोबारा से उसे संदूक में डालकर उसके ऊपर काफी सारे पत्थर डालकर अपने दोनों ही चेले चरण और चारोहेन को यही बात कहता है कि इसे भी ले जाकर एक नदी में फेंक दिया जाए। वो लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और अगली सुबह जैसे ही कुछ एक मछुआरे अपनी मछलियां पकड़ने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, इसी टाइम उन्होंने ये चीज देखी कि एक काफी ज्यादा भारी संदूक वहां से तैरता हुआ आ रहा है। इसे देखकर वो सारे के सारे खुश कि आज तो उनकी पार्टी हो गई है क्योंकि इसके अंदर काफी सारा खजाना भी हो सकता है। एक मछुआरा बोट से उतरता है और वहां तक तैर कर जा पहुंचता है। जैसे तैसे कर मशक्कत करते हुए वो उस संदूक को लेकर किनारे पर आ पहुंचता है और इन सारे ही लोगों ने मिलकर उस ताले को तोड़ना शुरू कर दिया क्योंकि इसके ऊपर एक काफी बड़ा ताला लगा हुआ था और सारे के सारे लोग यही बात सोच रहे थे कि इसके अंदर तो हीरे मोती निकलने वाले हैं। अगली काफी देर तक यूं ही मशक्कत कर लेने के बाद आखिरकार वो लोग उस ताले को तोड़ डालते हैं।
जैसे ही ताला टूटता है उन्होंने उस संदूक को खोल दिया और अंदर का नज़ारा तो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक था, जिसे देखकर वो लोग 4 कदम पीछे हट जाते हैं। जैसे तैसे कर उसके पास जाकर दोबारा से उसे चेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से लगातार इस टाइम खून बाहर आ रहा था। तो एक बंदा उनमें से भागकर पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाकर पूरी की पूरी घटना के बारे में बताने लगता है। ये सारा का सारा मामला 1918 का है, जिस टाइम इन्होंने कोई अंदाजा ही नहीं लगाया था। आज से पहले ऐसा कोई क्राइम ही नहीं देखा था, जिसके चलते पुलिस वाले भी जल्द से जल्द यहाँ पर आ पहुंचते हैं। और जैसे ही उन्होंने ये संदूक देखा तो उनका यही अंदाजा था कि ये काम उसी बंदे ने किया होगा, क्योंकि इसी तरीके की अब तक पुलिस के पास काफी सारी कंप्लेंट आ चुकी थी कि हम लोगों को एक संदूक मिला है, संदूक के अंदर एक डेड बॉडी इस टाइम मौजूद है। और पुलिस के द्वारा उस बॉडी को निकाल कर वहां पर आसपास में जितने भी इस टाइम गांव मौजूद थे उन सभी में ये बात फैला दी जाती है कि ऐसी ऐसी हालत में पुलिस को एक बॉडी मिली है। तो अगर आप लोगों का कोई भी रिश्तेदार गायब हो तो एक बार जाकर उस बॉडी की शिनाख्त जरूर कर लें। और इसी टाइम एक महिला जिसकी की बेटी गायब हो चुकी थी वो पुलिस वालों के पास जा पहुंचती है। उन्होंने जाकर जब उस बॉडी को देखा तो वो उसे देखकर चीख चीख कर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि ये कोई और नहीं जबकि इसकी बेटी प्रीक थी। पुलिस ऑफिसर्स प्रीक के बारे में अब डिटेल निकालनी शुरू कर देते हैं कि वो आखिरी टाइम में गई तो गई कहाँ पर, और उसके बाद वो गायब हो गई। कि इसी टाइम उसकी माँ ने ही बताना शुरू कर दिया कि हाँ जनाब, मुझे काफी अच्छे से पता है, दरअसल इसके और इसके पति के बीच अच्छे से नहीं बन रही थी, जिसके चलते उसने एक बुद्धिस्ट मॉन्क वुन के बारे में काफी ज्यादा सुना था और आखिरी रात वो उसी से मिलने के लिए गई थी। पहले भी वो काफी बार उससे मिलने के लिए जा चुकी थी और आखिरी बार भी वो वहीं पर गई थी, जिसके चलते अब पुलिस ऑफिसर वुन के घर पर जा पहुंचते हैं, उससे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन उसने इस बात से मना कर दिया कि वो तो इस लड़की को जानता ही नहीं। हाँ, पहले काफी बार इसके काफी सारे मरीज यहाँ पर आते रहा करते थे, तो हो सकता है ये उन्हीं में से होगी। लेकिन पुलिस ने इसका पीछा नहीं छोड़ा और पुलिस तब तक इसे कुछ कह भी नहीं सकती थी जब तक कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत ना हो, जिसके चलते पुलिस ने इसके दोनों ही चेलों से पूछना शुरू किया। शुरू में तो उन्होंने भी मना कर दिया, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ा जोर जबरदस्ती के साथ पूछना शुरू किया तो वो लोग हाँ भर लेते हैं और उसके बाद ये बात बतानी शुरू करते हैं कि जनाब ये कोई पहला विक्टिम नहीं, जबकि इसके अलावा भी 5 से 6 लोगों की ये पहले ही जान ले चुका है। अब सारी की सारी बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी, जिसके चलते आखिरी में वुन को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वुन से पूछा जाता है तो उसने तो इस बात से मना कर दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स अपनी सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद जैसे ही ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि इसका कातिल कोई और नहीं वुन ही है, इस टाइम उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं, वो लोग 14 जनवरी 1918 को उसके पास जा पहुंचते हैं। इस टाइम वो अपने प्रेमिका के साथ शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसे मंडप से ही उठा लाते हैं और उससे और ज्यादा डिटेल पूछने लगते हैं। लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ 2 कत्ल की ही हाँ भरी कि मैंने 2 कत्ल तो किए हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई भी अंदाजा नहीं। लेकिन जब पुलिस इसके ऊपर अच्छे से तहकीकात कर रही थी तभी पुलिस को पता चल चुका था कि इसने सिर्फ 2 नहीं जबकि 7 कत्ल किए हैं। सातों के सातों ये कंफर्म नहीं हो पाए कि उसे ने किए हैं, लेकिन करने वाला वही था, क्योंकि जो कत्ल करने का तरीका था वो बिल्कुल सेम था। और अगले काफी दिनों तक इसके ऊपर यूं ही केस चलता रहता है और 19 अगस्त 1919 को इसे मौत की सजा सुना दी जाती है, जिसके लिए इसे पहले से ही तैयार कर लिया गया था। आखिरी बार इसे इसका खाना खिलाया जाता है और उसके बाद एक वहीं पर मौजूद बुद्धिस्ट टेम्पल के एक काफी बड़े खुले मैदान में उसे वहां पर ले आया जाता है। वहां पर लाने के बाद इसकी मौत की सजा को देखने के लिए लगभग 10 से 15,000 लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। एक बंदा वहां पर आता है। इस टाइम वो जैसे ही जाकर वुन को देखने लगता है तो उसे यही बात पता चली कि वुन अपना सिर नीचे करके कुछ एक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। सबसे पहले तो उस जल्लाद ने अपना ट्रेडिशनल डांस किया और उसके बाद जो अपनी कटाना वो अपने हाथ में लिए हुए था उससे वो वुन के सिर पर वार कर देता है। लेकिन कुछ एक ऐसी चीज इस टाइम उसे फील हो रही थी जिसके कारण उसकी गर्दन पर बिल्कुल लगते ही उसकी तलवार वहीं पर रुक जाती है। उसकी तलवार आगे बढ़ते ही नहीं है, जिसके चलते वो जाकर दोबारा से उसके मुंह को चेक करने लगता है और तभी उसे ये बात पता चलती है कि इसके मुंह में इस टाइम कुछ ना कुछ चीज है और इस टाइम भी वो लगातार ब्लैक मैजिक के कुछ एक मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। जैसे ही उसके मुंह को चेक किया जाता है तो उसके अंदर से महात्मा बुद्ध की एक छोटी सी मूर्ति निकलती है। वो लोग उसके मुंह से निकाल कर दोबारा से ट्रेडिशनल डांस कर लेने के बाद उसकी गर्दन पर वार करते हैं, जिसके बाद वुन की गर्दन उसके धड़ से अलग हो जाती है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और कुछ इस तरीके से एक बौद्धिस्ट
बुद्धिस्ट मंक जो कि इस टाइम तक सीरियल किलर बन चुका था उसका अंत होता है। लेकिन इस टाइम काफी सारे गांव वालों का ये कहना था कि ये एक तांत्रिक था और इसकी आत्मा वापस जरूर आएगी, जिसके चलते गांव वाले इस बात से डर करके हो सकता है ये बंदा वापस आकर हम लोगों को दोबारा से परेशान करना शुरू कर दे, वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं। और आज भी काफी सारे लोगों का ये कहना है कि जब भी वो उसके मंदिर के पास से होकर गुजरते हैं तो उन्हें ये बात लगती है कि उन्हें कोई देख रहा है। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट विनय हर्षवर्धन को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।